जिसको जनरली हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है रेडियस ऑफ डायरेक्शन, कुछ बताओ आइनस, कुछ बताओ रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? So our radius of आराम से। so मतलब एक बॉडी का मतलब रेडियस अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक रेडियल डिस्टेंस एक पॉइंट का जो कि मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा सेम होगा और जो एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ऐसा ही है। जैसे कि मान लो कि कोई भी बॉडी है, कोई भी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कोई भी एक बॉडी है जिसका अपना कुछ मास है और इस बॉडी की एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो कुछ को ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसकी कुछ ना कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, वेदांत होगी ना? यस सर। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस बॉडी की कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। आई रिजिड बॉडी। अब नियम ये है कि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रखें, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने वही रखा, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने कॉपी किया, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन रहे, और ये जो बॉडी है जिसकी मास m है, क्या करना है कि उस बॉडी के मास की जगह एक पार्टिकल मास कंसीडर करो, जिस पार्टिकल की मास एग्जैक्टली बॉडी की ही मास के बराबर हो, और इस पार्टिकल को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतनी दूर पे रखो, इस पार्टिकल की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी की भी हो, about the same axis of rotation as the body was, about the same axis of rotation, बॉडी की, रिजिड बॉडी की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस पार्टिकल की सेम मास ऑफ पार्टिकल की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों की अगर सेम हो जाए, तो ये जो पर्टिकुलर मास को हमने जो दूरी पे रखा है उसी डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन, रेडियस ऑफ। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पार्टिकल है तो m इंटू के स्क्वायर। तो नियम के अनुसार जो पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी की होगी। पार्टिकल का तो मेरे पास है ही m इंटू के स्क्वायर, और जो रिजिड बॉडी की है, जो भी रिजिड बॉडी की है, आप यहां से k का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सहायता से निकालें। दिस इज द रेडियस ऑफ। तो यहां से क्या सीखने को मिल रहा है वेदांत? एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। एक रिजिड बॉडी को हम एक पॉइंट मास के रूप में कन्वर्ट करके सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रियलाइज कर सकते है ना? Recording in progress. तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन का यही हेल्प हमें मिलता है। हम एक रिजिड बॉडी है जिसकी मास m है और किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद जो भी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हम वही एक्सिस ऑफ रोटेशन ले और इस बॉडी के ये जो बॉडी की शेप साइज उसको हम एग्जैक्टली हम पार्टिकल शेप में कंसीडर करें, इतनी दूरी पर कि पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम हो जाए, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन अगर निकालनी है तो ज्यादा कुछ नहीं, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए
और उसमें बॉडी के मास से डिवाइड करो. दिस विल गिव यू द रेडियस ऑफ डायरेक्शन. तो आइनस, are you there? Yes, sir. Radius of direction. साइसा क्लास में है बेटा? हाँ सर. लास्ट क्लास आप एब्सेंट थे. मैंने रिकॉर्डिंग रखा हुआ है, आज मैं डाल दूंगा, तो उसको देखना. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. पूरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्लास थी लास्ट क्लास. इंटायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्लास थी, जो रोटेशन मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है. उसको जरूर पूरा देखना. अच्छा साइसा, आप बताइए कि रेडियस ऑफ जायरेशन मास पर डिपेंड करता है कि नहीं? साइसा बताओ बेटा. नहीं करता है. ओके, कैसे? मास तो दिख रहा है. मास को बढ़ाएंगे तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? आइनस आप बताइए, मास के बढ़ाएंगे, मास अगर बॉडी की बढ़ाएंगे तो रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ेगा या घटेगा? सर रेडियस डायरेक्शन मास पे डिपेंड नहीं करेगा. मास पे डिपेंड नहीं करेगा. हालांकि एक्सप्रेशन में मास दिख रहा है, लेकिन मास पर ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो न्यूमरेटर में है उसमें भी तो मास है ना पहले से बॉडी की. यस सर. तो मास ये कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से मास पर डिपेंड नहीं करेगा. सो के इज इंडिपेंडेंट टू मास. जैसे कि एग्जाम्पल छोटा सा हम अगर लें, ये बताइए, ये आपका एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है. सॉलिड स्फीयर है. इस एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस आर है. इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा? Find the radius of gyration of this solid sphere about this axis of rotation as it is. सर r√7/5. r√7/5 एग्जैक्टली. तो पहले हम क्या करेंगे कि जिस एक्सिस के अबाउट के हमको रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा है, हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है? पहले तो हम ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज इक्वल टू 2/5 mr², और उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर हम इस एक्सिस के बारे में बोल सकते हैं. ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr², जो कि हो जाएगा 7/5 mr. तो जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी की दिख रहा है, दैट इज 7/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो के निकालना है तो I डिवाइडेड बाई n. मास से भाग दीजिएगा तो आएगा 7/5 r². r को बाहर कर सकते हैं √10. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लास्ट क्लास में हमने मास रिमूव का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद सिखा दिया था. रिमूव मास अगर करते हैं तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालनी है. कटिंग सेक्शन का भी सिखा दिया था, कटिंग सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कंबाइंड सिस्टम का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब एक हम आपको बताना चाहते हैं वेरिएबल मास सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जैसे सपोज करो ये आपका एक स्फीयर है.
चलो स्फीयर को नहीं रहने, स्फीयर को रहने देते हैं, डिस्क ले लेते हैं इस जगह, और हम इस पार्ट ऑफ डिस्क को काट के निकाल लेते हैं. दिस पार्ट ऑफ डिस्क हैज बीन रिमूव्ड. ये वाली आपके पास डिस्क है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रिमेनिंग. ये वाली बची. इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी. ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है. चलो ठीक है. इफ disk is uniform, find moment of inertia of the remaining disk. Moment of inertia of the remaining disk about an axis passing through center. Passing through center मतलब O, and perpendicular to the plane of the disk. Perpendicular to plane of the disk. Given है m is the mass of full disk. Mass of the full disk. Mass of the full disk मतलब जब ये जो छोटी पार्ट ऑफ डिस्क है वो जब काट के नहीं निकाला गया है उस समय उसकी टोटल मास. यही नियम है ना. m/2 a plus b की पावर 4 minus a की पावर 4 divided by a plus b का होल स्क्वायर. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम इस उत्तर को वापस लगाते हैं और समझते हैं. हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्ट मास काट के निकाला जाता है और रिमेनिंग पोर्शन की ही अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो ये ए है, ये बी है, तो आप क्या समझिए कि ये एक फुल डिस्क था जब मास काट के नहीं निकाला गया है. एक बार उसको आप कंसिडर कीजिए.
और जो पार्ट काट के निकाले हैं उसको बगल में डाल दीजिए। और इस एक्सिस के अबाउट यही ना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द। इसके लिए भी वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर। और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सबट्रैक्ट करें तो आपको इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। ठीक है, तो इसका मास m है, इसका मास m है, ये फुल डिस्क का मास m है जिसकी रेडियस b। तो इसकी मास क्या होगी, जिसका रेडियस a है, इसका मास क्या हो, स्मॉल m। आप निकाल सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म डिस्क है। यूनिफॉर्म डिस्क के केस में, यूनिफॉर्म डिस्क के केस में एरिया पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो पाई बी स्क्वायर, ये जो आपका डिस्क है उसके पास इस एरिया में मास है, तो पाई ए स्क्वायर एरिया में मास कितना होगा, m इंटू पाई ए स्क्वायर बाई पाई बी। पाई कैंसिल हो जाएंगे और इसका मास हो जाएगा m a स्क्वायर बाई बी। तो इसका मास आपका निकल गया m a स्क्वायर बाई बी। ओके, और इसका मास तो m है ही। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, m r स्क्वायर बाई 2। r की जगह यहां पर v हो। और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, स्मॉल m a स्क्वायर बाई 2, स्मॉल m a स्क्वायर बाई 2। स्मॉल m की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल M a स्क्वायर, तो यहाँ a टू द पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे का। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा वो होगा I1 माइनस mb स्क्वायर बाई 2 I1 हुआ, और I2 हो गया m a टू द पावर 4 बाई 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। m बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो तो यही आया। नहीं सर, मेरा कहाँ गलती है? नहीं आपका सही है सर, मेरा गलत। आपका क्या लाए थे और कैसे लाए आप अटर पटर चीज? सर वो बी जो रेडियस गिवन है सर, हाँ। वो ओ से मतलब वो पूरा रेडियस ही गिवन है, तो मैंने सर बी को उसका थिकनेस मान लिया था, तो वो a प्लस बी रेडियस लेके चल रहा था। अच्छा, आप ये वाले को बी ले लिए थे। ये सर तो आंसर में चेंज है। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला जो आपने अभी पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया m b स्क्वायर बाई 2, या ये सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्क के लिए हम लोग जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं, याद रखना जितने भी हमने फॉर्मूला आपको दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म डिस्क, सारे बॉडी जो है यूनिफॉर्म लेमिना, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ये सब यूनिफॉर्म थे। अगर कभी बॉडी आपको नॉन यूनिफॉर्म मिले, कभी आपको अगर कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मिले, तो उस केस में आपके पास एक ही हथियार है, यूज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे कि एग्जांपल है, चलो हम यही सेम एग्जांपल लेते हैं। ये इसका रेडियस b है, इसका रेडियस और यहां पे आपके मासेस दिया हुआ है। इफ मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी।
surface mass density. Mass per unit area of the disk varies as sigma is equal to sigma naught divided by r, where sigma naught is positive constant, sigma naught is positive constant, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, and r is the radial distance from the center. सेंटर से r रेडियल डिस्टेंस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालने सिखाई दिए, चलो हम ये पूछ लेते हैं. फाइंड द रेडियस ऑफ gyration. Radius of gyration about an axis passing through center and perpendicular to plane of this. चलिए ये हम आपको शेयर करते हैं. तो यहाँ पर क्या हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं वेदांत, जो मैंने फॉर्मूला दिया था आपको? नहीं सर, नहीं लगा सकते, नहीं लगा. पहली बात तो आप जो है कुछ नोट कर ले कि आप वो वाला फॉर्मूला जो याद किए हुए रहते हैं वो तो सब तो यूनिफॉर्म के लिए, वो वाला नहीं है. दूसरी बात की रेडियस ऑफ gyration निकालनी है तो हमको दो चीजें निकालनी होगी इस प्रॉब्लम में. एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट हमको निकालना है रेडियस ऑफ gyration, और दूसरा निकालना है इसका मास. मास भी तो नहीं गिवन है आपको, बस डेंसिटी की वेरिएशन दी हुई, मास भी गिवन नहीं है. तो मास भी निकालना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना होगा, और डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेके जवाब. दिस इज द. एक बात और बताओ, यहां पर जो मास की वेरिएशन हो रही है, डेंसिटी की वेरिएशन हो रही है, आर के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ रहा है घट रहा है? आर के बढ़ने से डेंसिटी घट रहा है. आप यूं समझ सकते हो कि यहां पे देखो ये जो ए रेडियस तक तो मास है ही नहीं, सेंटर से ए रेडियस तक तो हॉलो है, खाली है. मास यहाँ पे है, इसके आगे मास. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मास की जो घनत्व है रेडियली वो घट रही. आप इस बात को कुछ ऐसे देखो, यहाँ पे मास ज्यादा है, यहाँ पे मास का घनत्व ज्यादा है, यहाँ पे मास का घनत्व ज्यादा है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं मास का घनत्व कम. ठीक है, इस जगह पे मास का घनत्व, नजदीक के पोजीशन में मास का घनत्व ज्यादा है, और जैसे जैसे हम यहां से सेंटर से दूर जा रहे हैं मास का घनत्व कमती. इस तरह का मास की वेरिएशन है. तो आपको एक बात तो ये निकालना होगा कि ये जो रेडियस ए से बी तक जो डिस्क आपकी दी हुई है उसका मास कितना होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको बस इस वेरिएशन वाला, जहां भी मास वेरिएशन वाला चीज मिले यूज करेंगे. यहां से आर दूरी पर एक आप डिस्क कंसीडर करो जिसका थिकनेस होगा dr. याद रहे, अगर ये डिस्क ना होकर के स्फीयर होता तो हम r दूरी पर एक स्फीयर कंसीडर करते जिसका थिकनेस होता dr. सिलेंडर होता तो r दूरी पे एक सिलेंडर कंसीडर करते जिसका थिकनेस होता dr.
ये वाली थिकनेस है डी। बताइए इसका मास, इसका एरिया क्या हो? अब डिस्क है तो एरिया की बात करेंगे जिसको डीए बोलेंगे। सिलेंडर होता तो हम उसका वॉल्यूम निकालते, स्फीयर होता तो हम उसका डीवी मतलब वॉल्यूम निकालते। ये चूंकि डिस्क है तो हम एरिया की बात करेंगे। अगर डिस्क ना होकर के, इसी सवाल में डिस्क ना होकर के अगर ये स्फीयर होता तो हम एरिया की जगह वॉल्यूम निकालते, या सिलेंडर होता तो हम वॉल्यूम निकालते। चलो बताओ इसका एरिया क्या होगा? ये जो शेडेड पोर्शन, रेड कलर से जो शेडेड पोर्शन किए हैं, इसका कोई बच्चा एरिया बोला? RDR। जी RDR। RTR कैसे? 2 pi R into DR। 2 पाई आर इंटू डी। देखो वेदांग, मतलब कुछ भी नहीं बोलना, थोड़ा सोच के बोलो। हम जो एरिया पूछ रहे हैं वो ये वाली पोर्शन की एरिया पूछ, ठीक है? तो ये तो सर्कुलर हो गया ना, इसका रेडियस आर है और इसका थिकनेस डी है। अच्छा, अगर हम ध्यान से सुनो और समझो, अगर हम इसको यहां से काट दें, यहां से इसको काट दें, यहां से इसको कट कर दें और कट करके इसको फैला दें, इसको अगर हम कट करके फैला दें तो बताओ तो कितनी लेंथ की हो जाएगा ये? 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर। और इसका थिकनेस क्या होगा? डीआर होगा ना थिकनेस। यस। तो ये क्या हुआ बेटा? ये तो आपका एक क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल हो गया ना। यस सर। रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 2 पाई आर, थिकनेस हो गया डी आर, तो इसका एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर। तो एरिया आपका निकल गया डी आर। चलो, इसका मास कोई बच्चा बताओ, इसका मास क्या होगा? इसका मास को अगर हम डीएम बोले, तो मास को निकालने के लिए क्या करते हैं? रो, हाँ सिग्मा, जो सिग्मा है ना, मास पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब इकाई एरिया में मास है सिग्मा। इकाई एरिया मतलब यूनिट एरिया में मास अगर है सिग्मा, तो डीए एरिया में मास क्या हो? सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा इंटू डी, ये मास हो। तो सारी चीजें मेरी तैयार हो गई। आप इस चीजों को, इसकी तैयारी आप जितनी चाहो फास्ट कर लो, फटाफट कर लो, और उसके बाद की कहानी सुनो। हम पहले मास निकालने के लिए फोकस करते हैं। तो मास अगर उसका निकालना है तो हम क्या करेंगे? डीएम जो निकालने उसको इंटीग्रेट करें। कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। डीएम की वैल्यू क्या है? तो सिग्मा की वैल्यू आपको दिया हुआ है, सिग्मा नॉट बाई आर इंटू डी ए। डी ए इज व्हाट? 2 पाई आर डी आर। तो आर आर यहां से कैंसिल हो, तो सिग्मा 2 पाई बाहर होगा, सिग्मा नॉट 2 पाई बाहर होगा। डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, एक बार ऊपर वाला लिमिट माइनस एक बार। ये हो गया मास, ये हो गया उसके मास। ये जो आपको डिस्क दिया हुआ था ओरिजिनल में, है ना, उसका जो टोटल मास होगा वो इतना ही। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या सीखे थे? इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो डीएम का वैल्यू तो आपको पता है, डीएम है सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा का वैल्यू पता है, सिग्मा नॉट बाई आर इंटू डीए। डीए का वैल्यू आपका हुआ 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। और ये आपका होगा ए से लेकर, ठीक है? तो ये आर कैंसिल हो गए। यहां से 2 पाई सिग्मा नॉट बाहर हो जाएंगे, 2 पाई सिग्मा नॉट बाहर हो जाएंगे। आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब
ये आपका, तो आई के मान आ गए, मास के मान, आई के मान आ गए, मास के मान। अगर सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता तो हम इतना ही आंसर कर देते, लेकिन हमसे चूंकि रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा है, तो हम रेडियस ऑफ जायरेशन को जवाब देंगे रूट अंडर आई बाई एम। तो आई का मान से एम का मान भाग दे दीजिए, हमें क्या लगता है क्या मिलेगा, बी क्यू माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स बी। ठीक है वेदांत, देखो तो कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं है। है ना? इसको हम फॉर्मूला में भी और स्प्लिट कर सकते हैं। आइडेंटिटी का फॉर्मूला 10वां क्लास में पढ़े थे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स बी माइनस ए। बी माइनस ए कैंसिल, क्योंकि ए और बी अलग अलग है। और फाइनल आंसर आपका ये भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3। ठीक है, तो या तो आंसर आपका ये वाली ऑप्शन में मिल जा सकता है, नहीं तो ये वाला भी लीगली। तो आपको आइडेंटिटी वाला ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, तब जाके आप इस आंसर को। कुछ बच्चा आइडेंटिटी वाला ही फॉर्मूला भूल रहा है। रेडी, समझ आया? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये आपका एक स्क्वायर प्लेट है, दिस इज ए स्क्वायर। साइड है, मास है, यूनिफॉर्म प्लेट, यूनिफॉर्म प्लेट है और डिफरेंट डिफरेंट इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू द सेंटर, एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू द सेंटर, एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एज ए डायमीटर, एज ए डायगोनल, एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एज ए डायगोनल, और एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट। दो डायगोनल के हो गए, एक हॉरिजॉन्टल एक परपेंडिकुलर टू लेंथ हो गए, है ना। एक क्या बोलते हैं, ब्रेथ के परपेंडिकुलर हो गए, एक लेंथ के परपेंडिकुलर हो गए, दो वो डायगोनल हो गए और एक पासिंग थ्रू द सेंटर। टोटल कितने हो गए डायगोनल, टोटल कितने एक्सिस ऑफ रोटेशन हुए भाई? 5। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, इस एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I3, इस एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4, और ये वाली एक्सिस जो है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I5। याद रखिए ये जो एक्सिस है I5 वाला, वो पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Four options.
एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकता है। पहला, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I5। I1 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1। और एक है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1। 4 ऑप्शन है, देखिए कौन कौन से आपको पसंद आए। सर ABD। 4 ABD। ABD। सब कोई अटेम्प्ट करो, ध्यान से, सोच के, ईमानदारी से, जो भी तुम्हारे पास जानकारी है सब उड़ेल दो। राकेश एकदम छिपा छिपा पढ़ रहा है। प्रिंस क्लास में नहीं है क्या आज? मोहित कुमार कुछ जवाब देंगे? आइनेस आप कुछ बताइए, आंसर सजेस्ट कीजिए कुछ। सर एक बी ऑप्शन और सी ऑप्शन अभी, और ए का मैं निकाल रहा था। निकाल। वेदांत ABD बोले, सी को चेक करो एक बार, कहाँ गलती आपको लग रही है, थोड़ा उसको चेक करो। आराम से, घबराते बिना घबराए। वैसे IIT एडवांस में पार्शियल मार्क्स के मार्किंग मिलते हैं। सी भी करेक्ट है सर, वो देखा नहीं सही से। है ना, CV करेक्ट है ना? यस सर। यहाँ ऑप्शन में चारों सही मिलेंगे। अच्छा छोड़ो इस बात, ये तुम बताओ, मिथिलेश क्लास में है ना? कुछ याद हो तो बताइएगा। ये आपकी एक प्लेट मान लेते हैं और इसकी जो साइड स्क्वायर है, तो चूंकि साइड मान लेते हैं L है, ये भी L ही है, BL है, BL है। अच्छा, अब आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलेंगे? अगर हम आपसे इस एक्सिस के अबाउट तो बोलेंगे mL²/12, क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्लेट मैंने बोला हुआ है। इस एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोले? ये भी बोलेंगे वही mL²/12, 12 बोलेंगे।
क्योंकि लेंथ एल ही है। तो फिर इस एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? तो परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम लगा आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स हो गया I2 और आई वाई हो गया I1, I2 प्लस I1 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर एक्सिस। अब अगर हम ये वाली एक्सिस लेते हैं तो देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन दो ट्रायंगल बना दिया, और एक ये वाले एक्सिस लेते हैं, इसके अबाउट भी मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम ट्रायंगल बना दो ठो। तो जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां होंगी एग्जैक्टली क्या वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां भी होगा। क्या सिखाए थे? अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। तो अगर यहाँ आई है, पी भी आई ही होगा, दोनों की आई हो। और देखो तो क्या ये दोनों आई आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। तो आई प्लस आई, ये जो आई है और ये जो आई है, दोनों का सम फिर क्या I5 के बराबर होगा? हाँ सर। यस सर। तो फिर I बराबर क्या होगा? I5/2। I5/2। तो I5 तो आपका ml स्क्वायर बाई 6 है, ml स्क्वायर बाई 6 है। तो I का मान बाई 2 कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, और ये था आपका I4, और ये आपका था I3 जिसका मान फिर वही होगा ml स्क्वायर बाई 12। तो देखो मैं सारे एक्सिस के अबाउट आपके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रकट कर दिया, सबकी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के रखी। अब आप चेक कीजिए आपके ऑप्शंस। देखो I1 और I2 को सम करेंगे और I3 और I4 को सम करेंगे तो क्या वो सम I5 के बराबर आ रहा है? हाँ सर। ये सही है। I1 और I4 को सम करो, देखो क्या वो I5 के बराबर आ रहा है? ये सर आ रहा है। I2 और I3 को भी सम करो तो क्या देखो ये 2 टाइम्स ऑफ I1 के बराबर आ रहा है। यस सर। और यहाँ चारों को ऐड करो तो देखो 2 टाइम्स ऑफ I5 आ रहा है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के काफी क्वेश्चंस हैं डिवाइस में, मैं उसको दूंगा। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ टॉपिक ही लिखते हैं मेन, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से जनरली हम इसको डिनोट। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, every terms associated with angular or moment are always defined either about a point or line. Line मतलब axis of rotation। मतलब कहने का कि जितने भी टर्म्स के पहले या टर्म्स जो एंगुलर वर्ड से एसोसिएटेड है या मोमेंट से एसोसिएटेड है,
वह सभी के सभी हमेशा डिफाइंड होंगे या तो किसी पॉइंट के अबाउट या किसी लाइन के अबाउट। मतलब कहने का, कभी आपको एंगुलर मोमेंटम पूछे, है ना, या मोमेंट ऑफ फोर्स पूछे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, तो इस तरह के जितने भी वर्ड होंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर, है ना, एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारे जो वर्ड्स हैं जिसमें एंगुलर लगे हुए हैं, ये सारे के सारे जो है वो हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइंड होंगे या किसी लाइन के। क्योंकि ये सब घूमने वाले हैं, ये सब नाचने वाले हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, it is defined as the moment of linear momentum. ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। एंगुलर मोमेंटम का अगर सिंपल डेफिनेशन पूछा जाए, व्हाट इज दिस, तो आपका जवाब होगा इट इज द मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड इज ऑलवेज डिफाइंड either about a point or a line. Right? या तो किसी पॉइंट के अबाउट ये निकलेगा, नहीं तो किसी लाइन के अबाउट ये निकलेगा। अब ये कैसे निकलता है मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, उसको हम लोग टू फाइंड मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, जिसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। About a point. तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि बॉडी का मोशन कैसा है। देखो, मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोशन होता है ना। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोशन होता है। इसको आप लोग संवेग कहते हो। जब चलता है बॉडी अपने मास को लेते हुए, वो भी बॉडी अपने मास को लेते हुए जब मोशन में रहता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लिनियर मोमेंटम का सहारा लेते हैं, है ना। और वो बॉडी के मोशन की क्वांटिटी को मेजर करता है कि बॉडी की कितनी मोशन की क्वांटिटी है। दैट इज डिफाइंड बाय लिनियर मोमेंटम। तो मतलब लिनियर मोमेंटम मतलब बॉडी मोशन में है। उस मोशन में होते हुए बॉडी का निकालना है मोमेंट, ठीक है। तो वो मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा, बेसिकली हम यूज करते हैं डिफरेंट मोशन के लिए। तो एक हम अभी सिंपल मोशन लेते हैं। सपोज करो एक बॉडी में एक पार्टिकल है, इसका मास m है, और ये कोई भी वेलोसिटी से किधर भी डायरेक्शन में, इधर 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 किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैं एक कोई डायरेक्शन चूज कर लेता हूँ। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी। इसका मतलब इस बॉडी में एक मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम है, और लिनियर मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में। लिनियर मोमेंटम आप जानते हैं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में इसकी लिनियर, इस डायरेक्शन में इसकी लिनियर मोमेंटम है। मास टाइम्स ये उसकी लिनियर मोमेंटम।
और ये वेलोसिटी या ये लिनियर मोमेंटम इस पार्टिकल की किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इधर इधर, कैसे भी डायरेक्शन में जा सकती। और हम एक कोई और दूसरा पॉइंट, मान लो यहां एक पॉइंट है, दैट इज अ पॉइंट से ए, हम इसी ए पॉइंट के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, मतलब मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम। और ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, अब ए पॉइंट कहीं भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है, प्लेन में भी जा सकता है। नाउ हियर आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एल, ऑफ दिस मूविंग बॉडी अबाउट पॉइंट ए के अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना। तो सिंपल तरीका है एंगुलर मोमेंटम निकालने का कि आप क्या करें कि देखें कि उसकी लिनियर मोमेंटम की पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए से जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है वहां से लिनियर मोमेंटम की क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन। तो लिनियर लोकेशन को बताने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पोजीशन। हम यहां से इसकी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ, so this is the position vector of linear momentum, is a position vector of linear momentum with respect to a, ठीक है। और फिर ये पोजीशन वेक्टर अगर आप पता कर लिए, उस पोजीशन वेक्टर को हम लिनियर मोमेंटम के साथ क्रॉस कर देंगे तो मेरा मोमेंट निकल जाता है, लिनियर मोमेंटम का मोमेंट निकल जाता है। तो आर क्रॉस, इट इज आर क्रॉस, जो भी पोजीशन आएगा उस पोजीशन वेक्टर को उस मोमेंटम से अगर हम क्रॉस कर देंगे तो आपको निकल जाएगा उस लिनियर मोमेंटम का मोमेंट। मोमेंट निकालने के लिए हम पोजीशन वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपके पास ये फॉर्मूला, ये दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन। ये आपका मेन पॉइंट। अब इसको थोड़ा हम स्प्लिट करते हैं, तो आर क्रॉस पी को क्या लिख सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्योंकि ये वेक्टर का प्रोडक्ट है तो हम यहाँ एक डायरेक्शन लिखेंगे एन कैप, एन कैप। और इस एन कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए, एन कैप का डायरेक्शन, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या तरीका यूज करते हैं, है ना, राइट हैंड थंब रूल, फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। वेक्टर में सिखाया था कि पहला वेक्टर जो आर है उसकी तरफ फिंगर को रखो, राइट हैंड का फिंगर को रखो, आर की तरफ फिंगर इस तरह रखो कि पी, जो दूसरा वेक्टर पी है, उसकी तरफ हथेली का फेस हो, रख करके अपना फिंगर को घुमा दो। जो थंब का डायरेक्शन आएगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस। आप अगर ये फिगर को अपने कॉपी में ड्रॉ कर लिए हैं तो आप अपना हाथ को सेट करो और बताओ हमको इसकी डायरेक्शन किधर आई है, थंब की डायरेक्शन किधर आई है। inside the paper. आइनेस किधर आया बेटा, सर इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, फिंगर कैसे मतलब कि रोटेट किया, और फिंगर्स को आर क्रॉस वेक्टर पे, आर वेक्टर पे रखा इस डायरेक्शन पे कि पी की तरफ उसका फेस हो पाम का, और फिर थंब कॉपी पे जा रहा था तो इनवर्ड। हाँ ठीक है, नहीं मैं आपसे पूछ रहा था कि जो आपकी जो फिंगर रोटेट करा वो कैसे रोटेट करा, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक? क्लॉक वाइज रोटेट। यस सर। अब देखो ध्यान से,
हम इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्ट भी बता सकते हैं। वो कैसे, तो ध्यान से सुनो। बिना हाथ रखे भी आप बस ऑब्जर्व करके, सिचुएशन को जस्ट ऑब्जर्व करके इसका डायरेक्शन बोल सकते हो। आप ऐसा समझो कि जो ये पॉइंट ए है जिसके अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला है, वो पॉइंट सपोज करो फिक्स्ड है। ये पॉइंट आपका फिक्स्ड है ना, यहां से ये आर निकल नहीं सकता बाहर। हाँ, ये जो आपका और ये जो आर है, ये समझ लो एक प्रकार का रॉड है। ये रॉड है, प्रकार का डंडा टाइप का रॉड है, जिस रॉड का एक एंड जो है यहाँ पे गड़ा हुआ है। ये रॉड ऐसे या ऐसे रोटेट कर सकता है, लेकिन यहाँ से कवर नहीं सकता, यहाँ से उखड़ नहीं सकता। ये रॉड ऐसे या ऐसे रोटेट कर सकता है, लेकिन यहाँ से उखड़ नहीं सकता। ये अपने आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो। अब जरा बताओ कि अगर इस रॉड का ये वाली एंड फिक्स है और इसके दूसरे एंड को हम आगे की तरफ खींच रहे हैं या चला रहे हैं, ये रॉड कैसे कैसे बेंड करेगा? ऐसे ना बेंड करेगा, क्लॉकवाइज, ऐसे ही मुड़ेगा। तो आपका डायरेक्शन इसका हो गया क्लॉक, ठीक है। और क्लॉकवाइज की तरफ फिंगर घुमा तो देख लो थंब किधर आया हुआ, डायरेक्शन दे दे। अदरवाइज नहीं तो हम क्लॉक एंटी क्लॉक से भी इसका डायरेक्शन लेकर काम चला लेते हैं, ठीक है। अगर हमें एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे आई जे के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है एंगुलर मोमेंटम को, तो फिर थंब का सहारा लेना पड़ेगा। अंदर गया तो माइनस के, बाहर आया तो प्लस के, ऊपर गया तो प्लस जे, नीचे गया तो माइनस जे, इस तरह। और अगर नॉर्मल कंडीशन है, ज्यादा लटर पटर स्थिति नहीं है, हम क्लॉक या एंटी क्लॉक से भी इसका हम काम चला। चलो, तो अभी जो आपके सामने स्थिति है उसके अनुसार इसका डायरेक्शन आएगा क्लॉक। आप राइट हैंड से भी निकाल सकते हो, या नहीं तो इस एंड को फिक्स मान के रॉड को कंसीडर करते हुए आप इसको क्लॉकवाइज ऑब्जर्व भी करो। इसका तीसरा, अच्छा, ये जो दूसरा फॉर्मूला लिखे हैं उसमें जो ये थीटा है, वो थीटा क्या ये वाला है? नहीं सर, ये थीटा नहीं है। ये जो थीटा है वो क्या है? बट इस यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है? टेल टू टेल कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। वो ये वाला है, ये वाला थीटा नहीं है, रॉन्ग। थीटा नहीं है वो। थीटा फिर कहाँ है? वो थीटा यहाँ है। हम आगे बढ़ाएंगे, ये वाली थीटा आपके। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला हुआ, फंडामेंटल फॉर्मूला। इससे मेरा ये आ गया। तो दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो हम ये यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म में अगर आर और पी मालूम है तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज। अब आ जाइए तीसरा, जो सबसे पावरफुल हम यूज करते हैं फॉर्मूला। ये जो लीनियर मोमेंटम तुम देख रहे हो उसको आप एक्सटेंड करो आगे पीछे, उसको तुम आगे पीछे एक्सटेंड करो। इस एक्सटेंशन लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन। और जिस पॉइंट के अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वहां से लाइन ऑफ मोशन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज रिक्वायर्ड। और ये आपकी जो डिस्टेंस आई, उस हाइट को मेजर करता है। इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन। अब बताओ, ये अगर थीटा है तो भी थीटा होगा, तो एच कितना होगा? एच हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, होगा ना? राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो आर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा की जगह हम एच प्लेस कर सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा की जगह हम एच प्लेस कर सकते हैं। ये हो जाएगा ई का मैग्नीट्यूड इंटू एच, और एन वेक्टर एन कैप तो रहेगा ही डायरेक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में याद रखते हैं एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ऑफ कोर्स ये वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। तो मैक्सिमम बहुत सारे सवालों में हम यही जो तीसरा वाला फॉर्मूला है इसको, बाकी सभी यूज होते हैं लेकिन तीसरा वाला एप्लीकेशन ज्यादा। लीनियर मोमेंटम देख लिया और उसके लाइन ऑफ मोशन आगे पीछे खींच लिया और देख लिया कि जिस पॉइंट के अबाउट निकालना उसे लाइन ऑफ मोशन की परपेंडिकुलर दूरी क्या आई, उस दूरी को हम लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकलता है और देख लेते हैं डायरेक्शन का रोटेशन क्या है, उसके अनुसार उसका डायरेक्शन। तो बस यही है फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नोट, तो मान लो कि ये आपकी लीनियर मोमेंटम हुई, इसका लाइन ऑफ मोशन ये हुआ, तो अगर हम इसका इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें जो लाइन ऑफ मोशन पर ही लाई कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या होगा बताओ? 0। या हम अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहें, या हम इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहें, वो सारे पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 होंगे। अबाउट ए, अबाउट बी, अबाउट सी, ये सब 0 होंगे। और यहां पर ए, बी, सी लाई ऑन लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि आप इसको कई रूप में बोल सकते हो। एक तो बोल सकते हो कि एच, अगर ये पॉइंट ए यहां नहीं होता, यहां होता तो परपेंडिकुलर दूरी आता। अगर यही पॉइंट ए शिफ्ट होकर यहां चला गया तो एच का वैल्यू 0 होगी। तो एच 0 होने से एंगुलर मोमेंटम 0। दूसरा जो इसका बेसिक फंडामेंटल बात है, तुम ऐसे बोल सकते हो जैसे ये आपका हुआ लीनियर मोमेंट, ये आपका हुआ लीनियर मोमेंट और ये उसका लाइन ऑफ मोशन। हमको इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो हम यहां से आर वेक्टर को लोकेट करते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर, और देखो तो ये वाली पॉइंट को हम अगर फिक्स कर लें और दूसरा एंड को हम अगर आगे की तरफ खींचें, तो क्या ये जो रॉड है वो रोटेट करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। रॉड नो रोटेशन। नो रोटेशन मतलब L बराबर 0, इट इज L एंगुलर मोमेंटम 0। दूसरा, यहां पर जो थीटा एंगल बनेगा कितना बनेगा? 0 डिग्री। आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल 0, तो साइन 0 0। ये सारे फैक्टर से आप डिसाइड कर सकते हो 0 क्यों। अब कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से, और ए ट्रांसलेटिंग पार्टिकल, ट्रांसलेटिंग
या मूविंग पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, चाहे वो पार्टिकल का मोशन कैसा भी हो, पार्टिकल का मोशन कैसा भी हो, मूविंग पार्टिकल आइदर पैराबोला या सर्कुलर, कोई भी मोशन में वो पार्टिकल मूव कर रहा हो, या स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशन में मूव कर रहा हो, सब केस में आप यूज करेंगे L इज इक्वल टू R क्रॉस P या R P साइन थीटा या P का मैग्नीट्यूड इंटू H, ये यूज करेंगे। ठीक है, अगर पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में या पैराबोला मोशन में चल रहा है, ये यूज करेंगे। जैसे कि मान लो एक पार्टिकल को जिसका मास m है, हम v वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए फेंक दिए, और ये पार्टिकल इस तरह से पैराबोलिक मोशन में चलते हुए आए। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हुआ A, जहां से हमने फेंका यहां हुआ। आपसे पूछता है कि फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल about A, about point of projection when the particle is at maximum height। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है, जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है, तो A पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा, मास तो उसके वही रहेंगे, उसकी लिनियर मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, बोलो फटाफट। v cos थीटा। तो इसका लिनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। अब हम A पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। अगर हम पहला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें R वेक्टर ये वाला चाहिए होगा, तो निकालना मुश्किल है। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, तो आपको ये H की मान पता है, और ये R/2 रेंज ऑफ हाफ होगा, रेंज का आधा होगा, तो ये भी मालूम है, तो R का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और ये वाली एंगल भी आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं, अल्फा tan के साथ परपेंडिकुलर बाई बेस। ये थोड़ा ज्यादा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, पहला मेथड लगाना मुश्किल होगा। दूसरा मेथड आप लगा सकते हो, लेकिन दूसरा मेथड लगाने में भी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाए। तब देखो तीसरा मेथड यहाँ बड़ा सुटेबली काम करेगा। तीसरा मेथड में क्या करना है, इसको आप आगे पीछे एक्सटेंड करो, लाइन ऑफ मोशन बना लो, और यहां से एक परपेंडिकुलर दूरी है आपका ये वाला, और ये H वही होगा जो इसका मैक्सिमम है। तो A पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, L about A at maximum height, ये हो जाएगा आपका m इंटू v cos थीटा, ये हो गया लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज h, h इज द मैक्सिमम। अब बताइए आप लोग को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है कि नहीं, याद है सर। बोलो। u² sin² θ/2g।
तो एंगुलर मोमेंटम निकल गया, m इंटू वी क्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कभी पहला फॉर्मूला एप्लीकेशन में आएगा, लगाने में दिक्कत होगी तो दूसरा हिट करना, दूसरा में दिक्कत होगी तो तीसरा लगाना, ये तीनों में से कोई ना कोई एक लगेंगे और आपके आंसर है करेक्ट। तो ये अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप यहाँ यूज कर सकते, आगे बढ़िए। फॉर ए ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है जो ट्रांसलेट कर रहा है, जैसे एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, वो ट्रांसलेट कर रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन याद है? ट्रांसलेशनल मोशन याद है? तो रोलिंग वाला। हाँ हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन बताया था ना। रोटेशन मेरा सारा कहाँ चला? अच्छा यहाँ, ट्रांसलेशनल मोशन याद है ना? यस सर। ये वाली जिसके हर एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में चलते हैं, दिस इज ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन। अगर ऐसा कोई बॉडी हो जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में चल रहा हो और उस केस में हमें किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, ट्रांसलेशनल मोशन में कोई भी हो सकते हैं, याद रहे। एक मान लो ये डिस्क है, वो ट्रांसलेट कर रहा है, इसके हर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। एक क्यूब है, क्यूबॉइड है ना, ये ट्रांसलेशनल मोशन में चल रहा है, इसके हर एक पार्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एवरी पार्टिकल ऑफ इट्स मोशन ट्रांसलेशनल मोशन में चल रहा है। तो इसकी एंगुलर मोमेंटम अगर किसी भी पॉइंट के बाद, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बॉडी के अंदर हो सकता है, बॉडी के ऊपर हो सकता है, बाहर हो सकता है, किसी भी पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इसके नियम क्या है, स्टेप्स क्या है? कन्वर्ट रिजिड बॉडी एज पार्टिकल of same mass and at its center of mass। रिजिड बॉडी को एक पार्टिकल बना लो, रिजिड बॉडी को एक पार्टिकल बना लो, जिस पार्टिकल का मास वही होगा जो सेम बॉडी रिजिड बॉडी का है, और उसको पार्टिकल बना के कहाँ रखो? सेंटर ऑफ मास पर। और फिर उसके बाद फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ गिवन पॉइंट। तो ये आपका स्टेप्स होंगे निकालने के। जैसे कि मान लीजिए कि हम यही एक क्यूबॉइड ही ले लेते हैं, ये क्यूबॉइड है, ये सरफेस पे ट्रांसलेशनल मोशन में इस तरह से चल रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ चल रहा है। अभी पानी इसकी साइड ये है ना, क्यूब है ये, तो साइड सबका ए हुआ, क्यूबॉइड होता तो लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग हो जाता। और हमको किसी भी पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम बताना है। मान लो कि हम इस पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम चाहते हैं, इस पॉइंट के ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहते, क्या करें? इसका मास m है,
इस पूरी इस क्यूब को हम एक पार्टिकल बना लेंगे जिसका मास वही होगा, और बना करके कहाँ रखेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास, और इसमें हम वही वेलोसिटी दे देंगे जो वेलोसिटी से बॉडी चल रहा है। अब इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ए कहाँ है, ए यहाँ कॉर्नर पे है, ए यहाँ है। और अब हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे इस पार्टिकल की, तो आपको इस बॉडी की एंगुलर मोमेंटम निकल जाए। तो बताइए क्या होगा। और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालने का नियम ये भी पता है, अगर कोई पार्टिकल है उसके एंगुलर मोमेंटम यही 3 फॉर्मूला से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर भी लाइन ऑफ मोशन आप ले लीजिए और ये परपेंडिकुलर दूरी लगा दीजिए, ये शायद a/2 आएगा, तो आप यहां से L अबाउट a कह सकते हैं। इट इज क्या होगा भाई, नियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्शन बोलिए तो क्लॉक होगा एंटी क्लॉक होगा, क्लॉकवाइज होगा ना। ये ट्रांसलेशनल मोशन का हो। चलो हम एक स्पेशली सर्कुलेटिंग पार्टिकल की बात करते हैं। सर्कुलेटिंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंट ध्यान से सुनिए। सर्कुलेटिंग पार्टिकल है मतलब कि एक पार्टिकल है, मास m है, और वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट या किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। सर्किल का रेडियस r, सर्किल का रेडियस r, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अगर ये पार्टिकल है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाइए। इसकी मोशन इधर है तो यहां पर उसकी वेलोसिटी इधर होगी जी। वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा टाइम्स r, और ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। और बताइए तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में क्या एंगल होगा, 90 होगा। तो L अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर या अबाउट AB भी बोल सकते हैं, अबाउट AB एक्सिस, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन AB। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R क्रॉस P, RP साइन थीटा। तो यहाँ थीटा हमको पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, तो हम ये सीधे लगा देते हैं RP साइन थीटा। तो RP मतलब हो गया M इंटू V इंटू साइन 90, साइन 90, ठीक है। RM V का मतलब ओमेगा टाइम्स R, साइन 90 का मान। तो ये हो गया M इंटू R स्क्वायर इंटू ओमेगा। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलोगे, mr बोलो भाई। square/2 हैं? सर किस चीज की, पार्टिकल की, पार्टिकल, हाँ mr square। हमारे बाई 2 नहीं लगाएंगे ना विदाउट, यस सर, mr स्क्वायर आई हो गया ना, यस तो आई टाइम्स ओमेगा, आई टाइम्स ओमेगा। तो सर्कुलेटिंग बॉडी का पार्टिकल की जो एंगुलर मोमेंटम आया दैट इज आई ओमेगा। तो आई ओमेगा इसी से आता है जो R क्रॉस फॉर्मूला ओरिजिनल है, इसी से आई ओमेगा, ठीक है। अच्छा,
डायरेक्शन बोला जाए, डायरेक्शन हम कैसे बोलेंगे? जैसे नाच रहा है ओमेगा डायरेक्शन, ओमेगा जो डायरेक्शन आपकी है, ये जो ऐसे नाच रहा है, आप अपने हथेली को, अपने फिंगर्स को इसी डायरेक्शन में घुमा दीजिए। थंब देखिए किधर आया, थंब देखिए किधर आया, आपके हाथ का थंब किधर आया? आउट ऑफ द प्लेन। हाँ, बी टू ए आया या ए टू बी आया? सर बी टू ए। बी टू ए। तो आप बोलेंगे, है ना, डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, बी टू ए, बी ए वेक्टर कह सकते हैं ना। तो इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एल कैप लिखना है, इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इसमें हम किधर आ रहा है, ये रिजिड बॉडी वाले केस, हम बताओ किधर आया? सर इनसाइड द प्लेन। इनवर्ड, इनसाइड द प्लेन, इनवर्ड। तो हम इसको इनवर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्ड, ये डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज बोलो या नहीं तो इनवर्ड। ये तीसरा। चौथा देखिए, और रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी। मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी, और वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा रोटेशन है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हो इस रिजिड बॉडी के हजारों लाखों पार्टिकल्स होंगे, सबके अपने अपने मास होंगे, ये M1, ये M2, ये M3, ये M4, ये M5, ये M6, और सारे पार्टिकल का मोशन कैसा है बताओ? सर्कुलर। यस सर। सबका रेडियस अलग अलग, इसका रेडियस 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 अलग, सबका रेडियस अलग अलग। और एक पार्टिकल जो सर्किल में चलता है उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या है देखिए तो, आई ओमेगा। एक पार्टिकल जो सर्किल में नाच रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? आई ओमेगा। और आप सर्किल में आप जानते होंगे कि अगर कोई एक रिजिड बॉडी सर्किल में चलता है तो उसके हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल के सेम होते हैं, सबका रेडियस अलग अलग, रेडियस अलग अलग तो सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग, और सारे एंगुलर मोमेंटम, सब पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, सबका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर ही आएगा, तो सबका डायरेक्शन एक ही है। तो सारे वेक्टर को हम अगर सभी एक डायरेक्शन में रहते हैं तो सबको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो अगर हम सारे पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे तो हमको इस रिजिड बॉडी की एंगुलर मोमेंटम निकल जाए। तो एल रिजिड बॉडी की एंगुलर मोमेंटम अगर बोले तो होगा I1 ओमेगा, I2 ओमेगा, सबका ओमेगा एक ही है, I1 प्लस I2, ओमेगा कॉमन ले लिए, और I1 प्लस I2 ऐसा ऐसा लाखों करोड़ों पार्टिकल्स की एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ेंगे, में रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाए।
ये एंगुलर मोमेंटम रोटेशन वाले बॉडी का है, रोटेटिंग। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है उसकी एंगुलर मोमेंटम सिंपली होगा आई जो बॉडी है आई इंटू एंगुलर स्पीड होगी। ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है। आज के बाद से कभी भी एंगुलर मोमेंटम निकालना हो और बॉडी रोटेट कर रहा हो तो सीधे लगाएंगे आई ओमेगा, सर्कुलेट कर रहा हो तो आई ओमेगा, ट्रांसलेट कर रहा हो तो आर क्रॉस पी या आर पी साइन थीटा या पी एच। ये लास्ट और रोलिंग बॉडी, रोलिंग बॉडी, बॉडी अगर रोल कर रहा है, बॉडी अगर रोल कर रहा है, ये बॉडी है, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, रोल कर रहा है। तो इसके पास कितने मोशन है? दो दो मोशन। एक ट्रांसलेशनल मोशन है, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन। एक रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या नियम था? पार्टिकल बना लो और इसको चला दो। और रोटेशन वाले बॉडी का हम वही रोटेशन रखेंगे जो बॉडी से, जो बॉडी रोटेट वही रखेंगे। ठीक है, तो एल रोलिंग का क्या हो जाएगा? एल रोलिंग का हो जाएगा ट्रांसलेशनल का एंगुलर मोमेंटम प्लस रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम। दो मोशन है, दोनों का रिजल्टेंट निकालें। ट्रांसलेशनल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वही है आर क्रॉस पी, बिल्कुल उसी नियम से निकालेंगे जो सीख के भी आए। और रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम वही निकालेंगे जो भी सीख के आए, आई इंटू। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब बॉडी रोल कर रहा है और रिजल्टेंट निकालेंगे यार। ये आपको काफी मिलने वाले हैं आगे, संभल के समझ के। ठीक है, तो ये रोलिंग बॉडी का हुआ। जैसे कि मान लो ये एक स्फीयर है, दिस इज ए स्फीयर, और ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। ठीक है जी, अलग अलग दूरियों पे। ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है इसको हम ए बोले, और ये एंगल थीटा बोले। ये वाली जो पोजीशन है इसको एच बोले,
और इसकी रेडियस r। हमने तीन पॉइंट दिया है, आपको निकालना है फाइंड L अबाउट A, B एंड C। ठीक है जी, चलिए कैसे निकालेंगे? सर हॉलो है सॉलिड? सॉलिड है। और हाँ, अगर आपको कभी स्फीयर दिया जाए और उसके बारे में कुछ ना कहे तो सॉलिड स्फीयर ही एज्यूम कर। अगर स्फीयर दे दे और उसके बारे में कुछ ना कहे तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि वो सॉलिड है कि हॉलो है, तो सॉलिड ही आप एज्यूम करें। हॉलो होगा तो स्पेशली कहेगा, सॉलिड भी रहेगा तो कहेगा। लेकिन एक दो बार आईआईटी के क्वेश्चन में सिर्फ स्फीयर छोड़ दिया और सॉलिड स्फीयर लेने पर ही उसके आंसर है। तो हम उसी को मानक मान लेते हैं। चलिए, तो अब हम ए पॉइंट की एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। पहले ए पॉइंट की बात, L अबाउट A। तो L ट्रांसलेशनल प्लस L रोटेशनल, क्योंकि रोलिंग मोशन हो रहा है तो हम ट्रांसलेशनल रोटेशन। अब आप ट्रांसलेशनल वाले के लिए सिचुएशन सजा लीजिए। सजा लिया, मास हुआ m, मास m दिया हुआ है, वेलोसिटी v, और ये पोजीशन आपका यहाँ है जो A है, जिसकी पोजीशन आपको दी हुई है यहाँ से यहाँ तक का दूरी A, और ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है जी, ये ट्रांसलेशनल वाली स्थिति से गई। और रोटेशन वाले का तो फॉर्मूला हम वही लिखेंगे, आई ओमेगा। आई ओमेगा का जो फिगर बनेगा वो ये भाई, जो ये नाच रहा है उसी के अनुसार बस हो गया। और क्या करना है तो बताइए इसका। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना। आर क्रॉस पी लगाएंगे, आर पी साइन थीटा लगाएंगे। आर आपका यहाँ ए हो गया, पी हो गया मास इंटू वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। तो डायरेक्शन बोलो तो माइनस के क्या? माइनस के इनवर्ड या क्लॉकवाइज कर सकते। इसका बताओ, आई ओमेगा, आई क्या हुआ 2/5 mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। डायरेक्शन बोलो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कह सकते हो या माइनस के क्या कह सकते, माइनस। क्या आ गया फुल एंड फाइनल आंसर। अब चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो जोड़ देंगे, क्लॉक के भी है तो जोड़ देंगे। अगर एक का अपोजिट होता तो घटा देते। तो आंसर आ गया m VCM a sin थीटा प्लस m 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। दिस इज द आंसर। ओमेगा की जगह v/r लिख सकते, ओमेगा की जगह v/r लिख सकते, VCM/r लिख सकते। आर से आर कैंसिल कर सकते हो, काट पाट सकते हो, जो करना कर सकते हो। फाइनल आंसर का डायरेक्शन क्या आएगा?
माइनस, ये पहला था। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर जो ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लेंगे सर इस केस में, सर उसको किसके अबाउट लेंगे सर? ये जिसका अबाउट ये नाच रहा है, ए पॉइंट के अबाउट नहीं लेना है ना? नहीं नहीं, ए पॉइंट के अबाउट सिर्फ ट्रांसलेशन का निकलेगा। ट्रांसलेशन को अलग कर लो वेदांग, और रोटेशन को अलग कर लो, तो नाचेगा तो हमेशा इसी के अबाउट ना। यस सर। तो हम हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट वो नाचेगा उसी के अबाउट ले, ठीक है सर। चाहे हमें किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालने को कहे, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालने को कहेगा तो वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन में अफेक्ट करेगा, रोटेशन तो उसी के अनुसार है। चलिए दूसरा बात करते हैं। अबाउट बी, ऐसा करते हैं, बी को हम एच जो लिए हैं उसको r/2 कह देते हैं, ताकि एक डाटा मेरे पास है। तो आइए शुरू करते हैं। एल अबाउट बी, फॉर्मूला तो वही रहे। सिचुएशन सजाइए, इसको पार्टिकल बनाइए। लो जी, पार्टिकल बना, मास m रहा, मोशन ये हुआ, और बी यहां पड़ा हुआ है, यहां से इसकी ये वाली दूरी है r/2। ये हो गया ट्रांसलेशनल। रोटेशन में ये ऐसे ही नाच रहा है, रोटेशन में तो ऐसे ही नाच रहा है। चलो अब बताओ फटाफट, इसकी एंगुलर मोमेंटम बोलिए। MVCM R। MVCM r/2। डायरेक्शन बोलिए। प्लस K कैप। प्लस K कैप। ये ऐसे नाच रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे नाच रहा है। अगर आप इसको फिक्स कर दो और इसको रॉड मान लो, ये ऐसे नाचेगा, ऐसे। ये हो गया एंटी क्लॉक, प्लस K कैप, प्लस K। अच्छा इसका बोलो, आई ओमेगा, आई 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा किया VCM/R। डायरेक्शन बोलो। माइनस क्लॉक, क्लॉक बोलेंगे, बोलेंगे ना क्लॉक। यस सर। तो पहला वाला एंटी क्लॉक है जिसको आपने पॉजिटिव लिया, तो ये दूसरा वाला जो क्लॉक है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लॉक एंटी क्लॉक की सहायता से हम बोल रहे हैं। अगर क्लॉक एंटी क्लॉक यूज कर रहे हो, क्लॉक एंटी क्लॉक वर्ड अगर यूज करते हुए डायरेक्शन यूज कर रहे हो, तो फिर उस केस में पहला एंटी क्लॉक को अगर प्लस ले लिए तो क्लॉक वाइज को माइनस। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। तो थंब जिधर आया तो यहां पर थंब आया प्लस के, यहाँ माइनस के आया, ऑटोमेटिक घट जाएगा, माइनस लेने की जरूरत। अब देखो ये आर कैंसिल हो, ये आर कैंसिल। अब बताइए कितना है, MVCM यहाँ भी है, MVCM यहाँ भी आर के साथ, r/2 है यहाँ 2/5 है, 1/2 माइनस 2/5 MVCM r। कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 1/10। 1/10। तो MVCM r/10। और डायरेक्शन क्या बोलेंगे, प्लस K कैप।
या एंटी क्लॉक प्लस, दिस इज एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंट बी के अबाउट निकल गया। तो यहां घटाना पड़ा, क्यों घटाना पड़ा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अब आइए तीसरा, सी के अबाउट की बात है, एल अबाउट सी, बोलिए। ट्रांसलेशनल में पार्टिकल बनाइए, सिचुएशन सजाइए, एम बी सी एम और सी पॉइंट यहां पड़ा हुआ है, सी यहां पड़ा हुआ है, यहां देखो, यहां से दूरी स्कार है, और रोटेशन के लिए सिचुएशन सजा लीजिए, यही हो गया रोटेशन। बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो। जीरो, क्योंकि ये लाइन ऑफ मोशन पर ही लाई कर रहा है, इसलिए जीरो। और जब जीरो है तो क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ बनता नहीं। इसका बोलिए 2/5 mr स्क्वायर PCM/r। डायरेक्शन एंटी क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक ना, क्लॉक वाइज बोलो या -k बोलो, एक ऐप, ये इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब किसी भी तरह के मोशन का एंगुलर मोमेंटम लिखा सकते, चाहे वो रोलिंग मोशन हो या वो बॉडी रोटेशनल मोशन में हो या वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में हो या वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो या पार्टिकल पैराबोलिक मोशन में हो या पार्टिकल ट्रांसलेट। दिस इज टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। अब आप एंगुलर मोमेंटम बताइए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक ये पार्टिकल है, मास m है, अरे ये v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने जा रहा है। ये इसका लाइन ऑफ मोशन, दिस इज O, L about O, increasing, decreasing, first increasing, then decreasing. None. You have 4 ऑप्शन। अब बताइए 4 ऑप्शन में कौन से? नन। ओके, माइनस, यस सर, कांस्टेंट होगा, नन होगा। यस कांस्टेंट होगा, नन। द आंसर इज नन, और आंसर होगा कांस्टेंट, क्योंकि L अबाउट O अगर निकालेंगे तो यहां से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड दिस H इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट इसी लाइन में ही जाते जा रहा है। ये H कांस्टेंट, तो फॉर्मूला होगा MVCM into H। मास तो वही रहेगा, VCM दिया हुआ है, कांस्टेंट है, और H आपका कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। डायरेक्शन में भी, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा?
अच्छा, ये अगर ऐसे इंक्लाइन नहीं जाता, ये अगर हॉरिजॉन्टल जाता तब क्या आंसर होता? कॉन्स्टेंटली स्पीड जाता तब क्या आंसर बोलते? तो सेम ही बोल। नहीं बोल। और अगर ये रिटार्डिंग मोशन से जाता तो सर फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीज। अगर इसकी स्पीड घटती जाती, फर्स्ट इंक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग टिल 0, सर देन इंक्रीजिंग। देन इंक्रीज। और अगर ये एक्सेलरेटिंग से जाता तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना? यस सर। और अभी जो स्थिति में, ये जो स्थिति मैंने दिया है उसके अनुसार कांस्टेंट है, तो द आंसर इज नथिंग। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम इस प्रॉब्लम के साथ फिनिश करेंगे। सर अगर रिटार्ड कर रहा होता तो सर डिक्रीज ही करता है सर, हमेशा इंक्रीज क्यों करता? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है ना, बताएं, अगर ये रिटार्डेशन में सिचुएशन दिया रहेगा कि कब तक रिटार्डेशन हो रहा है, अगर स्पीड इसकी स्लो हो रही है तो ये जा करके आगे रुक जाएगा, रुकने के बाद अगर ये कंटिन्यूअसली लग रहा है तो पीछे जाएगा। तो सर पीछे में तो डायरेक्शन चेंज हो गई। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे ना। तो सर वो नेगेटिव में चलने लग जाएगा ना फिर तो एंगुलर मोमेंटम। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव में जाएगा, लेकिन हमसे तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना वो। ठीक है सर। एक वेक्टर का वेदांग, एक वेक्टर का दो चीज होते हैं, एक होते हैं उसके मैग्नीट्यूड और एक होते हैं उसके डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेवर बी नेगेटिव। अगर किसी वेक्टर में नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव किसके हिस्से का है? वेक्टर का नहीं, डायरेक्शन के हिस्से का है ना? अगर कोई साइन नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव किसके हिस्से का है? मैग्नीट्यूड के हिस्से का नेगेटिव है कि डायरेक्शन के हिस्से का? सर डायरेक्शन के हिस्से का। डायरेक्शन के हिस्से का है। डायरेक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होते ना, वो मैग्नीट्यूड में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आप मैग्नीट्यूड की बात करें। समझ आया? अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी से वो डील कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव साइन से बात चलेगा। बस समझ में आया? यस सर। लेकिन आप तो वेक्टर क्वांटिटी को डील कर रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड अलग डिसाइड होगी डायरेक्शन से। ओके, सो वेल, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। आज हमने सीखा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगला होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। ये चार चीज जो है, मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स, यही चार चीज का कॉम्बिनेशन हम करके बड़े बड़े रोटेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो तीन चीज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, चौथा चीज अगले क्लास में।